आज जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। और मैं आपको मतलब कि मैं जो आपको टीचर मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ वो मेरा नाम है डॉक्टर निदा ताहिर। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो चैप्टर नंबर 1 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले कि मैं अपना चैप्टर स्टार्ट करूँ, ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये मुझे बहुत फेवरेट लगी क्यों इस लिहाज से कि इसके अंदर ये जो खड़ा हुआ है ना ये बंदा, ये बेसिकली ये आप स्टूडेंट्स हैं और आपको ये लग रहा है कि ये चैप्टर जो आपका स्टेप है ये बहुत मुश्किल है। तो हाँ ये मुश्किल होता है फर्स्ट स्टेप, लेकिन उसके बाद जो आपको नज़र नहीं आ रहा और जो मुझे नज़र आ रहा है कि देखें इस एक स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कामयाबी आपके मुंतज़िर है। स्टेप बाय स्टेप स्टेयर्स आप चढ़ते जाएंगे और आप एट दी एंड अपना अचीव जो गोल है वो आप अचीव कर लेंगे यहाँ इन द फॉर्म ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो आपने इम्पैशनेट नहीं होना और आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपना गोल जो आपके माइंड में है वो आपने सेट ही रखना है। ठीक है, आप ये मत देखें आप स्टेप नंबर 1 देख के आप जो है वो फेयर के अंदर आते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आपकी बुक का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर पहला टॉपिक जो है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अच्छा, व्हाट इज़ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, व्हाई इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले हमें ये पता हो कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और फिर आप आगे बहुत अच्छे से इसको समझ सकेंगे। पीरियोडिक टेबल में हम लोग उन चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्योंकि आपने 9 में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री पढ़ी हुई, तो आपने ये पढ़ा होगा कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन ये क्या चीज़ है, ये सारे एलिमेंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड द मेंबर्स ऑफ द केमिस्ट्री। जब तक आपको इसकी नेचर नहीं पता होगी, क्योंकि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में ये बहुत ज़रूरी हुआ कि इसको जैसे कि आपने बायो में पढ़ा होगा कि आपने लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को क्लासीफाई किया, इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर भी पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी मतलब कि कंसिडर की गई, क्योंकि बहुत से एलिमेंट्स सॉलिड इन नेचर होते हैं, बहुत से एलिमेंट्स लिक्विड इन नेचर और बहुत से गैशियस होते हैं और बहुत से जो है मेटल्स, नॉन मेटल्स। तो ये सारी चीज़ों को किस तरह से क्लासीफाई किया जाए, तो एक बहुत बिग माइस्ट्री है इन द बैक ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और बहुत से साइंटिस्ट आते गए, उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन देते गए। तो 1 बाय 1 सारे साइंटिस्ट को डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर एम क्या है, इसके अंदर एम इसके अंदर है कि क्लासिफिकेशन की जाए उन एलिमेंट्स की अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज़, रिजेंबलिंग प्रॉपर्टीज़, मतलब कि सॉलिड जितने भी बहुत सारे एक ह्यूज अमाउंट मौजूद है एलिमेंट्स की, तो उसके अंदर से हम लोग सॉलिड को अलग क्लासीफाई करें, लिक्विड को अलग क्लासीफाई करें और सॉलिड को अलग क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले डॉबनेट जो है साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना जो लॉ दिया वो ट्राइएड्स पर डिपेंड करता है। और व्हाट इज़ ट्राइएड्स, ट्राइएड्स मीन 3। ठीक है, ऑल्दो बहुत छोटी क्लासिफिकेशन थी लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट रही है साइंटिस्ट में आगे जाके। उसने कहा कि जो पहली और तीसरा जो एलिमेंट है, मैं आपको यहाँ दिखा दूँ चार्ट, उसने कहा कि लिथियम और पोटेशियम, ये एटॉमिक मास के ऊपर इसने क्लासिफिकेशन दी। इसने कहा कि लिथियम और सोडियम के एटॉमिक मासेस का अर्थमेटिक मीन लिया जाए। अब व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन, यू नो कि ऑब्जेक्ट्स को नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड, ऑब्जेक्ट्स को प्लस करके उसको नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दिया जाए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन, एज ए सिंपल एज दैट। तो उसने कहा कि जब लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस को प्लस करने के बाद उसका मीन लिया जाए, तो फिर जो एटॉमिक मास आएगा वो सेकंड एलिमेंट का होगा, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, उसने कहा कि उन सबकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, ट्राइएड्स के ऊपर डिपेंड कहा उसने। अच्छा, आपको पता होगा कि एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, जो मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अगर आपको नहीं पता एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आज मैं आपको बता दूं, तो फिर आप कभी नहीं भूलिएगा इस चीज़ को, क्योंकि ये एक बेसिक है केमिस्ट्री की। ठीक है, ये पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास क्या होता है। अच्छा, एटॉमिक नंबर कहते हैं कि जो एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल जो अरेंज हुआ, जो कि अरेंजमेंट हो चुकी थी उसकी, उसने कहा कि एटॉमिक नंबर ये होता है कि जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पर आता है, फॉर एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, 6 नंबर पर आता है, तो यही इसका एटॉमिक नंबर बन गया। ठीक है,
और एटॉमिक मास क्या होता है, इस एटॉमिक नंबर को आप डबल कर दें तो ये एटॉमिक मास बन जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। एटॉमिक मास इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक वेट, ठीक है। ये उसका उस एलिमेंट का वेट है, जैसे वजन होता है ना किसी चीज़ का, तो उस एलिमेंट का वेट एटॉमिक मास है ये। तो एटॉमिक नंबर मीन्स ऑक्सीजन, फ्यू एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि ऑक्सीजन 6 नंबर पे आता है, नाइट्रोजन 7 नंबर पे, हाइड्रोजन 1st नंबर पे और लिथियम 3rd नंबर पे आता है। तो ये सारे बहुत सारे, तो ये सारे इसके क्या हैं, एटॉमिक नंबर हैं। और ये एटॉमिक मास क्या है, इन सबको डबल कर दें, ऑक्सीजन का 6 है, उसको आप डबल कर दें 12 बन जाएगा। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल लैंग्वेज में बात हो गई ना। अब हम बात करते हैं थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर। तो उसमें ये एटॉमिक नंबर कहते हैं आप। अच्छा, जब एटम सबसे पहले एटम डिस्कवर हुआ ना, अब व्हाट इज एटम? एटम इज़ द सिंपलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर। अब अभी देखें, आपको मैं यहाँ पे ये डॉट लगा रही हूँ, मैं ये डॉट लगाया ना मैंने, ये सर्कल भी कर देती हूँ। चलो मैं इसका, तो जो आपको ये डॉट नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी फ्यू थाउजेंड्स ऑफ एटम्स मौजूद हैं। दैट्स व्हाई आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि एटम्स कितना सिंपलेस्ट है। तो सिंपलेस्ट पार्टिकल इन द नेचर इज कॉल्ड द एटम। बाद में एटम की डिस्कवरी हुई कि जो बहुत से साइंटिस्ट आते गए, आपने फर्स्ट ईयर में आई थिंक पढ़ा होगा कि बहुत से साइंटिस्ट आए और उन्होंने फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल को डिस्कवर किया। तो इसके अंदर सबसे पहले 3 पार्टिकल जो डिस्कवर हुए वो है, सबसे पहले हुआ प्रोटॉन डिस्कवर किया, फिर हुआ न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, एज एन इंडिकेट न्यूट्रल, ठीक है ना, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को। जितने नंबर्स ऑफ प्रोटॉन है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आप याद रखिए। कोई भी स्टेबल है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा है ना नाइट्रोजन, और अगर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है या फिर 0 लिख दिया मैंने, तो इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। ये बहुत आगे जाके इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। और ये आपने ऐसी कंडीशन भी पढ़ी होगी आपने कि ये नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। और नाइट्रोजन के ऊपर अगर ये नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है। तो मैं आगे आपको इसको भी क्लियर कर दूंगी, लेकिन आप अभी इतना समझें कि एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इन द एटम, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। मतलब कि अगर ऑक्सीजन 6 नंबर पर आ रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है। अगर नाइट्रोजन 7 नंबर पर आ रहा है तो इसका मतलब है इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही इलेक्ट्रॉन है, सही। और यहाँ पे लिखा हुआ है एटॉमिक मास, जो डॉबनियर ने जो क्लासिफिकेशन दी थी ट्राइड्स की, वो एटॉमिक मास के ऊपर दी थी ना। तो अब एटॉमिक मास क्या होता है, जब देखें एटॉमिक मास, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, राइटिंग को आप अवॉइड करिएगा, बस समझें आप इस चीज़ को क्या है। एटॉमिक मास कहते हैं नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। अब ये कहाँ से आ गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की प्लेसमेंट क्या होती है। अच्छा देखें, ये क्या है, एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि आपने देखा होगा कोई भी अगर ह्यूमन बीइंग अगर हम अपने आप को कंसिडर करें तो हमारे पास एक दिमाग होता है, ठीक है। एटम का दिमाग इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर इवॉल्व कर रहा होता है, इसे नेगेटिव चार्ज के साथ इसका इवॉल्व कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इधर, और बाहर इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड में। इसको आपको पता होगा ये सारी बातें, इसका पूरा ये स्ट्रक्चर है एटम का। तो एटॉमिक मास कहते हैं नंबर्स ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन को जब ऐड कर दूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, नंबर्स ऑफ एटॉमिक मास आएगा, ठीक है। जैसे लिथियम का 7 जो लिखा हुआ है ना, ये इसका ये नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन को प्लस करके जो ये आया है 7, ये लिथियम का ये एटॉमिक मास है। तो जो ट्राइड्स डॉबनियर ने दिया था ये इसके ऊपर आगे जाके, लेकिन आगे जाके क्या हुआ फर्दर,
ये फेल हुआ क्योंकि आगे बहुत से एलिमेंट्स के ऊपर ये फॉलो नहीं कर रहा था, तो फिर ये डेफिनेटली इसको फिर फेल होना पड़ा। लेकिन इसने बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन दी इसको, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज़ उसको 3 एलिमेंट्स में अरेंज किया, लेकिन अरेंज किया इसने। फिर आगे हैं तो क्लोरीन और आयोडीन का जब अर्थमेटिक मीन लिया तो फिर 81 जो आया वो 81 किसका आया, ब्रोमीन का आया। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम का और बैरियम का जब इसने क्या लिया, एवरेज लिया, तो ये किसका, स्ट्रोंशियम का 87 इसका एटॉमिक मास आ गया। ठीक, उसके बाद ये आगे फर्दर फेल हुआ क्यों, क्योंकि ये आगे जाके अराउंड नहीं कर रहा था बहुत से एलिमेंट्स के ऊपर। फिर दूसरी साइंटिस्ट है न्यूलॉन्स ऑक्टावेस, उसने भी इसी तरीके से क्लासिफिकेशन की अरेंजमेंट दी, लेकिन किससे हिंट ली, थोड़ी डॉबनर से हिंट ली। जो भी साइंटिस्ट आते गए कुछ ना कुछ क्लू छोड़ते गए क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो फिर और जो आगे आने वाले साइंटिस्ट थे वो उसको फॉलो करते गए। तो न्यूलैंड फिर आया, उसके बाद डॉबनियर के बाद न्यूलैंड आया। उसने ऑक्टावेस कहते हैं 8 को। ठीक है, इसने ये कहा कि जो 8 के अकॉर्डिंग उसने जो है वो इसने कहा कि 1 2 3 4 इस तरीके से 5 और 6 और फिर 8। इसने कहा कि जो फर्स्ट पे और जो ये 8 पर, ये पता नहीं क्या बन गया, ये 8 है। ठीक है, उसने कहा कि जो 1 और 8 के ऊपर जो एलिमेंट्स आया है, जो पहले नंबर पे आया और जो 8वें नंबर पे आया, उन सब की प्रॉपर्टी सेम है। उसने इस बेस के ऊपर जो है वो अपना थ्योरी पेश किया, तो पढ़ लेते हैं। ही ऑब्जर्व दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8 एलिमेंट वर सिमिलर टू दूज ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टावेस। तो यहाँ एग्जाम्पल देखें, लिथियम है, फिर बैरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन। अब देखें, लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसने कहा कि जो लिथियम और ये सोडियम है, इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, और ऐसा है भी। तो लेकिन फिर क्या हुआ, और इसका एक बहुत बड़ा गोल ये भी हुआ कि इसने इस तरह से भी अरेंजमेंट दी कि भाई ऐसे भी हो सकती है अरेंजमेंट। कार्बन जो है वो इसकी प्लेसमेंट 12 है, नाइट्रोजन की इसने भी किस में दी, इसने किसके ऊपर बेस करी इसकी क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन करी, आप बताएं, एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास के ऊपर इसने दी। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं। This law provided by basis for the classification of element into groups of elements having similar properties। इसकी ये एडवांटेज है, उसने एक तरह से ये ग्रुप बन गया ना, ये ग्रुप कॉलम की फॉर्म में आ गया, ये कॉलम की फॉर्म में आ गया इस तरीके से 1 2, अब ये 1 हो गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये कॉलम की फॉर्म में आ गया, ये कॉलम की फॉर्म में आ गया। तो इस तरह से इसने ग्रुप्स की एक तरह से क्लू दिया। आगे आने वाले साइंटिस्ट को खुद गलती कर दी थोड़ी बहुत, और आगे वाले साइंटिस्ट को इसने क्लू दे दिया। दिस लॉ प्रोवाइडेड अ वाइडर स्कोप टू अरेंज ऑल नॉन एलिमेंट्स इनटू टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म कहते हैं ना, एक लाइन की फॉर्म में। मतलब मेरे इंग्लिश के मार्क्स क्या हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के नाम हैं, ठीक है, तो इसमें इंग्लिश के नाम ये आ गए, उर्दू के नाम उर्दू के नंबर्स ये आ गए, मैथ के नंबर ये आ गए। तो एक टेबुलर फॉर्म के अरेंजमेंट में कहते हैं इसे। तो इसमें देखें टेबुलर की ग्रुप की फॉर्म में इसने अरेंजमेंट करता गया, ये देखें, ठीक है, ग्रुप की फॉर्म में अरेंजमेंट करता गया ये तो एक इसका एडवांटेज है ये। उसके बाद क्या हुआ, दिस प्रोडक्ट अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट डिड नॉट इंक्लूड नोबल गैसेस। अब व्हाट इज़ नोबल गैसेस? नोबल गैसेस कहते हैं स्टेबल। ये समझ लें एक नवाब ग्रुप है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इसको लिखते नहीं हैं हम, ऐसे बोल लेते हैं। ये ना तो किसी से कुछ लेता है और ना किसी को कुछ देता है, ये स्टेबल है। नोबल गैसेस इज कॉल्ड स्टेबल एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। इसने इसको इसके अंदर इंडिकेट ही नहीं किया, बताया ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। तो इसका यहाँ पे आके इसका ये कुछ फेल हुआ कि इसने इस नोबल गैसेस को तो बताया ही नहीं, और जब नोबल गैसेस को ही नहीं बताया तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट कंसिडर किया गया। और एंड द हेवियर एलिमेंट्स कुड नॉट बी अकोमोडेट, और हेवियर एलिमेंट्स की इसने बात ही नहीं की, ठीक है। तो इसलिए इसका थोड़ा बहुत इसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी और फिर थोड़ा बहुत फेल हुआ इसका। फिर कौन सा आया साइंटिस्ट, उसके बाद आया लॉथोमेयर आया। लॉथोमेयर ने तो कुछ अजीब सी कोई चीज़ बताई, मीन्स कि उसने बहुत सबसे हटकर
लिया, सबसे क्लू लिया, लेकिन अपनी जो थ्योरी बताई ना वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बताई। ये सारे जो साइंटिस्ट थे एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। इसने जो अपनी थ्योरी पेश की वो वॉल्यूम के ऊपर पेश की, कि उसने कहा कि वॉल्यूम जो उसने जगह घेरता है एलिमेंट, उसके ऊपर उसने जो है वो अपनी थ्योरी पेश की, और उसने 56 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। और उसने कहा फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, उसने जो अरेंजमेंट की प्लॉट किया जो वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आ गया, एटॉमिक वॉल्यूम आ गया और एटॉमिक वेट। देखिए यहाँ पर ये एटॉमिक वॉल्यूम, ये एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक ये वेट, ठीक है। उसने ये कहा कि एक कर्व के ऊपर आने वाले जो फर्स्ट, जो मतलब कि सेम कर्व के ऊपर आ रहे हैं, वो सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है, वो सारे एक ही ग्रुप के अंदर फॉलो होंगे, ठीक है। और ऐसा है भी, ऐसा हुआ भी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है, सीजियम है। एक बहुत बड़ा हुज इसने जो है ये थ्योरी पेश की, जिसे सीजियम, रुबेडियम, पोटेशियम, और इसने कहा कि पीरियड 1 कहलाएगा ये, ठीक है। बहुत अच्छा ये इसने किया कॉन्ट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उसने कहा कि हेलोजन, अब देखें आगे, ये बेरिलियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, कैल्शियम आ गया, ठीक है। स्ट्रोशियम, आप वो देखेंगे ना पीरियोडिक टेबल, आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से कार्बन है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, थाइलीनियम है, ठीक है। इस तरह से ये सीजियम है। एक ही कर्व के ऊपर आने वाले जितने भी एलिमेंट्स थे, उसने कहा कि इन सब की प्रॉपर्टीज सेम है, और इस तरीके से इसने 56 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया अपने जो है वो अपनी थ्योरी के अंदर। लेकिन फिर क्या हुआ, Lothar periodic classification could not be received proper attention. There are 2 reasons for this. Proper attention नहीं दे सका ये in the field of chemistry, और इसकी 2 रीज़न है। वो रीज़न क्या है, periodic table was incomplete compared with Mendeleev. Mendeleev जो कि इसके बाद में आने वाला साइंटिस्ट था, उससे अगर कंपेयर किया गया इसके periodic table को, तो ये इनकम्प्लीट कंसिडर किया गया। तो इसका मतलब है कि ये इसने अपना प्रॉपर काम नहीं किया था। अच्छा, मैंडलीव इसके बाद आने वाला साइंटिस्ट था, उसके सेम ईयर के अंदर ही, तो इसलिए इससे कंपैरिजन कर रहे हैं इसको। अच्छा, मायर क्लासिफिकेशन मतलब लोथर क्लासिफिकेशन वॉज सपोर्टेड बाय अ स्टडी ऑफ वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम्स, मिलायबिलिटी कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, जैसे कि कोई अपना शेप चेंज कर ले फ्रॉम वन शेप टू द वन स्ट्रक्चर टू अनदर स्ट्रक्चर विदाउट एनी क्रैकिंग और ब्रेकिंग, ठीक है। तो अपनी शेप चेंज कर ले, इसको तो मिलायबिलिटी, इसने ये सारी प्रॉपर्टीज़ बताई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ब्रिटलनेस मीन्स के कोई भी चीज़ जो है वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए इन द बाय अप्लाइंग द प्रेशर, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉस कॉन्स फिर रहे इसके। उसके बाद आया मैंडलीफ ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंडलीफ ने सबसे इम्पॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद आए मैंडलीफ को अगर हम कहा जाए कि फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो ये गलत नहीं होगा। उसने जो अरेंजमेंट दिए एलिमेंट्स की, वो फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स के ऊपर दी, ठीक है। एटॉमिक वेट के ऊपर इसने अपनी क्लासिफिकेशन दी, और एटॉमिक वेट को मैंने आपको बताया, एटॉमिक वेट को क्या कहते हैं, एटॉमिक मास भी कहते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसने बहुत सारे एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास के ऊपर इसने अरेंज किया। इसके अंदर हाइड्रोजन है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स के ऊपर इसने अपना काम किया। अच्छा, जो मैंडलीफ ने जिस तरीके से अरेंजमेंट दी, उसने कहा कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट इन 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दिस इज कॉल्ड पीरियड्स एंड 8 वर्टिकल कॉलम्स इज कॉल्ड ग्रुप्स, ठीक। तो इसने यहाँ पर इसने जो न्यू कॉन्सेप्ट दिया, ये इसने हॉरिजॉन्टल लाइंस का और वर्टिकल ग्रुप्स का जो कॉन्सेप्ट दिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी केमिस्ट्री की फील्ड के अंदर, क्योंकि इसने इससे पहले कि जो भी साइंटिस्ट आ रहे थे, आप पीरियोडिक टेबल देखिए अपनी बुक के अंदर, आप देखेंगे उसके अंदर कि बहुत से साइंटिस्ट आ रहे थे कि जो बस ऐसे ही कह रहे थे कि 3 और 8 और इस तरीके से वॉल्यूम के ऊपर, कर्व के ऊपर। तो ये एक समझना बहुत मुश्किल था कि स्टूडेंट के लिए, अगर हम उसको स्टडी अगर हम अपने ऊपर कंसिडर करें इसको, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था उसको समझना। तो ये काम मैंडलीफ ने आसान किया इस तरीके से कि उसने वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस के ऊपर इसने जो है काम किया।
तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हम स्टूडेंट्स के लिए समझने के लिए कि उसको याद रखने के लिए कि भाई ये फर्स्ट ग्रुप है, इसमें ये वाले एलिमेंट्स आते हैं, ये सेकंड ग्रुप है, इसमें ये वाले एलिमेंट्स हैं, इसकी नेचर ये है, इसकी नेचर ये है, इसकी प्रॉपर्टीज़ मीन्स के इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, न्यूट्रल हैं, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसने क्या किया, उसने एक ग्रुप्स के कॉलम के फॉर्म में उसने अरेंज कर दी। ठीक, इट इज़ फेल्ड दैट इन सर्टन केसेस मेंडलीफ हिमसेल्फ डिसरिगार्डेड द पीरियोडिक लॉ। जो मीन्स के जो पिछले जितने भी आते करना साइंटिस्ट उसको पीरियोडिक लॉ थे, तो उसने इसको डिसरिगार्डेड किया और उसने अपना लॉ दिया, जिसके अंदर उसने आर्गन को इसने बिफोर पोटेशियम से प्लेस कर दिया। ये इसने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है, 39 को उसने पहले रख दिया, 39.9 को पहले रख दिया 39 से, और 127.6 को पहले रख दिया 126 से। तो ये इसकी एक मिस्टेक है। ठीक है, इसकी वजह से ये आगे जाके फेल भी हुआ। अच्छा, तो इसने बहुत सारे एलिमेंट्स की जगह भी छोड़ी, जिसका नाम इसने सोचा कि इसका नाम ये होना चाहिए कि इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, जो कि बाद में डिस्कवर्ड हुए। और इसने बहुत सारे एलिमेंट्स जो इसके सामने भी डिस्कवर्ड हुए वो स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम था। और बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इसने जो है प्रेडिक्ट करी, और वैसी प्रॉपर्टीज़ आई इन सब की तीनों एलिमेंट्स की, जो कि मेंडलीफ ने बताई थी। ठीक है, उसके बाद जो मेंडलीफ ने थोड़ी बहुत गलतियाँ की, उसको करेक्शन किया मोज़ले ने समझ लें कि मेंडलीफ का किया हुआ काम उसने आगे किया अपने नाम से। ठीक है, उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ कहते हैं। ठीक है, उसने जो अरेंजमेंट दी ना एलिमेंट्स की, वो दी एटॉमिक नंबर के ऊपर। अब मैंने आपको बताया, अभी आपको पता है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास की बेसिकली पीछे रीज़न क्या है। एटॉमिक मास कहते हैं ना नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो एटॉमिक नंबर कहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे आता है वो उसका एटॉमिक नंबर है, जो कि मोज़ले का चल रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है वैसे, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है, उसने जो अरेंजमेंट दी, उसने कहा कि हाँ ठीक है एटॉमिक मास, लेकिन उसने कहा कि जो एटॉमिक नंबर है ना, वो उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। किसी भी एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, तो उसका एटॉमिक नंबर होना चाहिए, एटॉमिक मास नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उसने कहा कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर, नॉट द एटॉमिक वेट्स। ठीक है, उसने कहा कि जो बेसिकली जो उसका जो नेचर है ना, वो डिपेंड करता है उसके नंबर्स ऑफ प्रोटॉन के ऊपर, ना कि उसके एटॉमिक मास के ऊपर। ठीक है, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो न्यूट्रॉन तो कभी भी मतलब कि मीन्स कि उससे कोई कांस्टेंट नेचर नहीं है, लेकिन जो प्रोटॉन है उसकी कांस्टेंट नेचर है, वही इसका जो है वही इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, फिर ये बहुत लोगों ने इसको फिर अप्रिशिएट किया, तो फिर इसने बेसिकली एक पूरा पीरियोडिक लॉ बन के आ गया। ये देखिए लिखा हुआ है ना पीरियोडिक लॉ। फिर एक पूरा पीरियोडिक लॉ बन के आया, जिसके अंदर था रीस्टेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो मेंडलीफ ने एटॉमिक मास के ऊपर किया था, तो फिर रीस्टेटेड हुआ कि वो फिर मोज़ले के अकॉर्डिंग हुआ कि एटॉमिक नंबर के ऊपर आया। क्या स्टेटमेंट थी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ फंक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द एटॉमिक एटम्स विच वे विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन द पीरियोडिक मैनर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की क्या मतलब कि क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह से इसको अरेंज मतलब कि क्या इसको कैसे लिखते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, बहुत से टीचर्स भी नहीं बताते। तो फिर हम कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करें। तो इसने जो इस तरीके से मोज़ले की यहाँ तक कहानी ख़त्म होती है पीरियोडिक टेबल की। और यहाँ पे समझ लें, यहाँ पे पीरियोडिक जो है वो टेबल यहाँ पे हमारा पूरा अरेंज हुआ, और इस तरीके से यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम हुआ एक फील्ड ऑफ केमिस्ट्री में और पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में।